प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय के प्रश्नोत्तर। जो यहाँ पर दिया गया अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। आपको इन प्रश्नों से बड़ी ही मदद मिलेगी और आप बहुत अच्छे से इन्हें याद कर सकेंगे। तो आगे देखते हैं हम अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध जो कक्षा 8 से है। इस अध्याय के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। वैसे हम प्रश्नों को रटते हैं, याद नहीं होते, लेकिन यदि आप प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं तो आपको शीघ्र ही याद होंगे। अतः वीडियो को पूरा देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखें आप। तो हम देखते हैं अध्याय का पहला प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ हम देख रहे हैं रिक्त स्थान के रूप में है। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं: तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इन शब्दों को आपको जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं उचित स्थान पर, उचित जो रिक्त स्थान है उसमें इन्हें भरना है। जैसे पहला रिक्त स्थान है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है कहते हैं। इस रिक्त स्थान में यदि हम फसल भर देते हैं तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। यह वाक्य पूरा हो जाता है। अगला जो रिक्त स्थान है वह है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। यहाँ पर हमें इन शब्दों में से तैयारी शब्द को भरना है। अगला रिक्त स्थान है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर। इन शब्दों में से हम देखें कौन सा शब्द आता है, तो यहाँ पर तैरने शब्द आता है और वाक्य बन जाता है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अगला जो रिक्त स्थान है वह है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा खनिज आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। अब हमें देखना है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कुछ शब्द कॉलम ए में दिए गए हैं, कुछ शब्द कॉलम बी में दिए गए हैं, उनका आपस में मिलान करना है, अर्थात हमें जोड़ियाँ बनाना है। तो देखते हैं हम अगला पेज कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो कॉलम ए में शब्द दिए गए हैं खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। कॉलम बी में शब्द दिए गए हैं मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। सी है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। डी गेहूँ, चना, मटर और ई है धान एवं मक्का। तो हमें कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों का मिलान करना है। तो आगे हम देखते हैं किस प्रकार इनका मिलान किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कॉलम ए में है खरीफ फसल, कॉलम बी में इसके सामने धान एवं मक्का, इसका हम मिलान करेंगे क्योंकि धान एवं मक्का खरीफ की फसल है। रबी फसल गेहूँ, चना, मटर रबी की फसल है। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट रासायनिक उर्वरक हैं और कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, इनसे कार्बनिक खाद बनता है। तो इस प्रकार से हमने कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों का मिलान किया। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न और उसका उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल और रबी फसल के दो उदाहरण यहाँ पर देना है। तो हम उत्तर देखेंगे खरीफ फसल के दो उदाहरण हैं धान एवं मक्का। रबी फसल के दो उदाहरण हैं गेहूँ एवं चना। खरीफ फसल जिन फसलों को हम बरसात में उगाते हैं और रबी फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं वह गेहूँ एवं चना रबी की फसलें हैं और खरीफ फसलें धान एवं मक्का है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं 4: मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग। इन पर एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो आगे हम देखते हैं इन पर एक एक पैराग्राफ लिखकर। जैसे पहला है मिट्टी तैयार करना, तो इसके लिए हम लिखेंगे कृषि के लिए मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पूला करना जुताई कहलाता है। ढीली मिट्टी में केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अधिक होती है जो किसान के मित्र होते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषण कर लेते हैं। तो मिट्टी को तैयार करना फसल उत्पादन का प्रथम चरण है। यहाँ कृषि के लिए मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पूला करना जुताई कहलाता है। जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो उसमें केंचुए एवं सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होती है और यह केंचुए और सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र होते हैं। मिट्टी को पलटने से पोषक तत्व भी ऊपर आ जाते हैं जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषण कर लेते हैं।
अगला शब्द है बुआई। बुआई के लिए हम पैराग्राफ लिखते हैं। अधिक पैदावार के लिए अच्छी किस्म के स्वस्थ बीजों की बुआई की जाती है। हाथ अथवा सीड ड्रिल से बीजों की बुआई की जाती है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करने पर बीजों के मध्य उचित दूरी बनी रहती है। अगला शब्द है निराई। निराई क्या कहलाता है? खरपतवार फसल पौधों के साथ जल, वायु, सूर्य का प्रकाश एवं पोषक पदार्थों के लिए स्पर्धा करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है। यह क्रिया निराई कहलाती है। तो फसल से खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है और निराई का कार्य खुरपी, हैरो अथवा रसायनों की मदद से किया जाता है। खरपतवार हटाने के लिए किसान रसायनों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है और निराई का कार्य खुरपी और हैरो द्वारा किया जाता है। तो खरपतवार फसल पौधों के साथ जल, वायु, सूर्य का प्रकाश एवं पोषक पदार्थों के लिए स्पर्धा करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है। यह क्रिया निराई कहलाती है और निराई का कार्य खुरपी, हैरो अथवा रसायनों की मदद से किया जाता है। अगला और आखिरी शब्द है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या कहलाता है? काटी गई फसल से दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसे कंबाइन नामक मशीन से किया जाता है जो वास्तव में एक हार्वेस्टर है और थ्रेसर का संयोजन है। जो कंबाइन मशीन होती है वह हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयोजन होता है, उसके द्वारा थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ हमें उर्वरक और खाद में अंतर बताना है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उर्वरक और खाद में निम्नलिखित अंतर है। आगे हम एक सारणी बना लेते हैं, उसमें उर्वरक और खाद में अंतर लिखेंगे। इस प्रकार से आप एक सारणी बना लें, उर्वरक एवं खाद में अंतर, एक तरफ उर्वरक लिखें, एक तरफ खाद लिखें। अब हम देखते हैं उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक यह मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद जंतु एवं पादप अपशिष्टों के विघटन से बनते हैं। अगला बिंदु है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक पदार्थों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली है छिड़काव तंत्र और दूसरी है ड्रिप तंत्र। आगे हम देखेंगे छिड़काव तंत्र क्या होता है और ड्रिप तंत्र क्या होता है। पहला हम देख रहे हैं छिड़काव तंत्र। इस विधि में लंबवत पाइप मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। लंबवत पाइप के शीर्ष पर लगे नोजल घूमते हुए इस प्रकार जल का छिड़काव करते हैं जैसे वर्षा हो रही हो। यह छिड़काव तंत्र कहलाता है। और ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है। इस प्रकार की सिंचाई में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह प्रणाली सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार सिंचाई के हमने दो तरीके देखे, इन तरीकों से सिंचाई की जाती है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, गेहूं एक रबी फसल है जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं की फसल के लिए ठंडी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो अत्यधिक बारिश के कारण यह विकसित नहीं होगा, यह नष्ट हो जाएगा। जो फसलें बारिश की हैं बारिश में उगाई जाती हैं और जो रबी फसल हैं वह शीत ऋतु में ही उगाई जाती हैं। यदि हम रबी की फसल बारिश में उगाते हैं तो अधिक पानी के कारण फसल नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यदि किसान खेत में लगातार फसल उगाता है तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या हमें यहाँ पर करना है। तो हम देखते हैं उत्तर, पौधे मिट्टी से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। पोषकों की पूर्ति के लिए किसान खेत में खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं। पौधे मिट्टी से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। मिट्टी में जो पोषक पदार्थ होते हैं पौधे उनका अवशोषण करते हैं, और जब खेत में लगातार फसल उगाई जाती हैं तो पौधे निरंतर पोषक पदार्थों का अवशोषण करते रहते हैं, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। और मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए किसान उर्वरक या खाद का प्रयोग करते हैं पोषकों की पूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो जो फसल के साथ खरपतवार उगाते हैं
वह क्या होते हैं, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर देखेंगे, फसल पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित या हानिकारक या ऐसे पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे पौधों को खरपतवार कहा जाता है। तो फसल पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खुरपी अथवा हैरो की मदद से खरपतवार को हटाया जा सकता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किसान समय समय पर खरपतवार नाशी का छिड़काव भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा खरपतवार क्या है और उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिए गए हैं, जैसे पहला, फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, खाद देना, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। इन्हें हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है ताकि फसल उगाने से लेकर और फसल को चीनी मिल तक भेजने तक का जो क्रम है वह सही हो जाए। तो इसका हम सही क्रम देखते हैं। पहला क्रम होता है मिट्टी तैयार करना, दूसरा होता है खेत की जुताई करना, तीसरा होता है बुआई, चौथा कार्य होता है खाद देना, अगला कार्य होता है सिंचाई करना और उससे अगला कार्य होता है कटाई। और जब कटाई हो जाती है तो फसल को चीनी मिल में भेज दिया जाता है। तो सही क्रम होंगे मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और फसल को चीनी मिल में भेजना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं, इनकी सहायता से शब्द पहेली को पूरा करना है। तो शब्द दिए गए ऊपर से नीचे की ओर, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, तीसरा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, फसल पक जाने के बाद काटना। और बाईं से दाईं ओर दिए गए हैं शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं और रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। पाँचवें नंबर का जो कॉलम होगा उसमें भरना होगा और सातवें में खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। अब यहाँ हम देख लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर किस प्रकार से भरेंगे इस वर्ग पहेली को। पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो यहाँ ऊपर से नीचे सिंचाई का जो पारंपरिक तरीका है वह है रहट, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ ऊपर से नीचे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। 3 नंबर पर हमें लिखना है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल को बोया जाता है। फसल पक जाने के बाद काटना, यह कार्य कटाई कहलाता है, जो 6 नंबर पर हमने लिख दिया है। अब देखते हैं बाईं से दाईं ओर, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, जो नंबर 1 पर हमें लिखना है बाईं से दाईं ओर। तो यहाँ पर हमने रबी लिखा। 4 नंबर में हमें लिखना है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। 4 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आप दिख रहे हैं फसल लिख दिया गया है। 5 पर रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो यहाँ उर्वरक होगा और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने वर्ग पहेली पूरी की और इसके साथ ही इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 7, 9 और 10 विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइब करके आप विजिट करते हैं तो आपको सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही किसी नए अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। आपको 2 कार्य करने होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना होगा, तो आपको सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, किसी भी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यदि पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।